ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस। बच्चों ये आपको जान लेना काफी जरूरी है कि फंक्शन से पहले आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को समझा है, और जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को समझा था तो उसके बाद आपने रिलेशन को समझाया था कि रिलेशन बेसिकली क्या होता है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और बच्चों कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनता है अभी आप समझेंगे। यानी बच्चे ये बातें सारी इंटरकनेक्टेड है कि पहले आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को समझा, फिर आप रिलेशंस को समझ रहे हैं, अब आप फंक्शंस को समझ रहे हैं। तो फंक्शंस की बच्चों सबसे मेन लाइन क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद मैं एक्सरसाइज के थ्रू डिस्कशन से आपको फंक्शंस के कॉन्सेप्ट क्लियर करता चला जाऊंगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, लिखा है अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज फंक्शन if every element of set A has one and only one image in set B। तो बच्चों ये एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब समझने के लिए पहले हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं। पहले सबसे पहले सभी बच्चे अपने मॉड्यूल्स को ओपन करके एक्सरसाइज 11 पे आ जाए। एक्सरसाइज 11 पे जब बच्चों आप आएंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये फंक्शन डिफाइन किया गया है ए टू बी। बच्चों फंक्शंस के क्वेश्चंस पढ़ने करने से पहले उनको पढ़ जरूर लिया करिए। क्वेश्चंस में लिखा हुआ है डू द फॉलोइंग एरो डायग्राम्स रिप्रेजेंट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो बच्चों आपने एरो डायग्राम से किसको रिप्रेजेंट करना सीखा था? रिलेशन। अगर यहाँ आप रिलेशन लिखेंगे तो रिलेशन ए टू बी में काफी सारे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। तो पहले वाले सेट ए का कार्डिनल नंबर है 4, दूसरे वाले सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना है बच्चों? 5। देखिए 1 2 3 4 5। तो अगर पहले वाले सेट के कार्डिनल नंबर को दूसरे वाले सेट के कार्डिनल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट मींस 4 into 5, यानी यहाँ पर 4 into 5 करने पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जो सेट्स बनेगा उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? 20 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अगर हम उनके किसी सबसेट को कंसिडर करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिलेशन। लेकिन अब बच्चों हम पहचानेंगे क्या ये रिलेशन एक फंक्शन का काम कर सकता है। मैंने क्या बताया था? रिलेशन एक फंक्शन का काम कब करेगा, अब वो हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, हमने x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या ऑब्टेन की? p। x इक्वल टू डी पर फंक्शन की वैल्यू क्या ऑब्टेन की? q। x इक्वल टू b पर फंक्शन की वैल्यू क्या ऑब्टेन की? s। यहां तक तो ठीक है बच्चों, लेकिन क्या हमने x इक्वल टू c पर कोई वैल्यू ऑब्टेन की है? तुम कहोगे नो सर। तो इसका मतलब x इक्वल टू c पर फंक्शन क्या है? अनडिफाइंड। x इक्वल टू c पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो बच्चों जैसे आपके पास मैंने लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो बच्चों कोई भी फंक्शन हो, इस तरह के फंक्शन को जो मैंने अभी लिखा है इसको हम लोग रेशनल फंक्शन कहते हैं। रेशनल फंक्शन बच्चों कब डिफाइंड होता है? जब उसका डिनोमिनेटर जीरो ना हो। ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर उसका डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो बच्चों ये फंक्शन डिफाइंड होगा लेकिन x इक्वल टू 3 को छोड़ करके। इसे हम क्या कहते हैं? रेशनल फंक्शन। उसी तरह से बच्चों स्क्वायर रूट फंक्शन होता है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी होगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर वो नेगेटिव हो गई तो वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है उसे हम क्या कर देते हैं? जीरो या जीरो से बड़ा कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बच्चों की डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए कि अगर फंक्शन के डोमेन में, ये समझते हैं ना कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं फंक्शन की डोमेन, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन की रेंज। कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन की डोमेन में कोई भी अगर x ऐसा आ जाए, जैसे यहां पर बच्चों क्या है? x इक्वल टू सी, जहां पर फंक्शन अपनी कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा हो, इसका मतलब वो फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। ये बात समझ में आए बच्चों? जैसे आपके पास ये वाला फंक्शन, अगर मैं आपसे इस वाले फंक्शन की डोमेन पूछूं तो तुम क्या कहोगे? सर ये सारे x पर डिफाइंड है। सारे x आप यहाँ पर पुट करेंगे तो फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर हम इसमें 3 पुट करेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम पूछें कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है तो तुम कहोगे सारे x एक्सेप्ट कौन सा एक x आपने हटा दिया? 3। x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 को हम हटा देंगे तो ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स है, तो ये बच्चों कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑल रियल नंबर्स में x इक्वल टू 3 भी आता है जिसमें ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा।
तो बच्चों कोई भी एक सर्टेन पॉइंट अगर बन गया जिसपे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो फिर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पाता। जैसे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए, वो x इक्वल टू सी पर अपनी कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है, इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पार्ट हुआ वो फंक्शन नहीं है। तो बच्चों ये फंक्शन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नो लिख देता हूँ। फिर से देखते हो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। x इक्वल टू ए पर वैल्यू क्या आ रही है p, x इक्वल टू b पर वैल्यू क्या आ रही है q, अगेन x इक्वल टू b पर वैल्यू क्या आ रही है r। तो तुम क्या ऐसा फंक्शन सोच सकते हो कि एक सिंगल x पर वो दो वैल्यूज देने लगे? ऐसा कभी हो सकता है? तो अगर कैसे होने लगे तो फिर वो फंक्शन थोड़ा ना कहलाएगा, क्योंकि कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी बनता है जब मैंने उसकी डेफिनेशन जो आपको बताई वो फॉलो करे। क्या फॉलो करे? एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो यहां पर ए के अंदर जो एलिमेंट बी है उसकी एक इमेज ना होकर के कितनी इमेज हो गई है? दो इमेज हो गई है, और दो इमेज होने की वजह से वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो इसका मतलब बच्चों सी के लिए फंक्शन ट्रीट कर रहा था, डी के लिए फंक्शन ट्रीट कर रहा था, डी एक्स इक्वल टू सी पर उसकी वैल्यू थी एस, एक्स इक्वल टू डी पर फंक्शन की वैल्यू थी टी। लेकिन एक्स इक्वल टू बी पर कैसे हो सकता है कि फंक्शन क्यू भी दे, फंक्शन आर भी दे? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों जो सेकेंड वाला पार्ट है वो भी फंक्शन नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? नो। थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं, जरा जस्टिफाई करते हैं। x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू है r, x इक्वल टू b पर फंक्शन की वैल्यू है q, x इक्वल टू d पर फंक्शन की वैल्यू है q, x इक्वल टू c पर फंक्शन की वैल्यू है s। तो क्या फंक्शन है ये? कहोगे सर यस, सेट ए के हर एलिमेंट की एक लौती इमेज है बी के अंदर। समझ में आया? यानी ये रिलेशन फंक्शन बन सकता है क्योंकि ये हर x पर डिफाइन है अपनी डोमेन पे। x इक्वल टू ए पे भी, x इक्वल टू बी पे भी, x इक्वल टू सी पे भी, x इक्वल टू डी पे भी। तो ये फंक्शन की क्या हो गई? ये फंक्शन की बच्चों क्या हो गई? डोमेन थी, वो हर x पर डिफाइन, और उसकी एक यूनिक इमेज भी आ रही है सेट बी में। इसका मतलब ये फंक्शन है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि सर टी का क्या करें? यहाँ पे एक एलिमेंट छूट गया है टी। तो हमने कहा बेटा याद रखिएगा डोमेन में सारे एक्स पर डिफाइन होना चाहिए, लेकिन रेंज में अगर उसका कोई एलिमेंट छूट गया है तो चलेगा। समझ में आया? ये बात समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पर टी छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये फंक्शन अभी भी कहलाएगा, क्योंकि फंक्शन हम लोग कैसे देखते हैं? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट साइड से आपको राइट साइड में देखना है अगर आप ए टू बी कह रहे हैं, अगर आप बी टू ए कहेंगे तो राइट से आप लेफ्ट देखेंगे। ये बात समझने की कोशिश आप करिएगा कि अगर सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए तो वो फंक्शन होगा, लेकिन सेट बी में कोई एलिमेंट छूट गया तो वो चलेगा, तो भी वो फंक्शन होगा। लेकिन सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। अगर सेट ए में कोई भी एक ऐसा एक्स आ गया जिसमें वो डिफाइंड नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं आ रही, उसकी इमेज नहीं आ रही है, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो बच्चों ये फंक्शन है क्योंकि ये अपनी डोमेन के अंदर क्या है? डिफाइन है। ये बात समझ में आ रहा है? फिर से देखते हैं बच्चों ये फंक्शन है कि नहीं है। x इक्वल टू ए पर वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू बी पर वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू सी पर वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू डी पर वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन है, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया कि रेंज के अंदर कुछ भी छूट सकता है वो चलेगा, लेकिन डोमेन में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चों अगर आपके मन में ऐसा है कि ऐसा कोई फंक्शन होता है क्या, तो देखो बच्चों मैं आपको फंक्शन लेकर के देखा होता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए उसकी डोमेन में 1 है तो 1 आ जाएगा, डोमेन में -1 तो भी 1 आ जाएगा। ये बात समझने की कोशिश कर रहे हो? डोमेन में 2 है 4 आएगा, डोमेन में -2 है तो भी 4 आ जाएगा। ये बात समझ में आई? तो दैट मीन्स अगर आप इसका बॉक्स बनाएंगे तो इस बॉक्स से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये फंक्शन है कि नहीं है। बात क्लियर हो रही है? जैसे आपने लिखा 1 -1, 2 -2, समझ में आया? यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ लिखा 4। तो देखिएगा 1 से क्या हो रहा है 1, -1 से क्या हो रहा है 1, 2 पे क्या हो रहा है 4, -2 पे भी क्या हो रहा है 4। तो इसका मतलब ये फंक्शन है ना फंक्शन?
तो बच्चों ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए फोर्थ पार्ट क्या हो गया आपका, फंक्शन हो गया। समझ में आया? चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। अब आपको पहचानना है कौन सा रिलेशन फंक्शन है। इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर ये फंक्शन है तो बताइएगा इसकी डोमेन और रेंज क्या है। चलिए बच्चों सबसे पहले हमारे पास दूसरे के फर्स्ट पार्ट को समझने से पहले अगर मैं उसको कॉपी कर लूं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आए। चलिए दूसरे का फर्स्ट पार्ट मैं उसको कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने से बच्चों आपको और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उन कॉन्सेप्ट्स पे आपको ध्यान देना होगा। तो आप लोग सब रेडी हैं? कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यस सर। देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले आप देखिएगा आपको डोमेन और रेंज से भी यहाँ पे लेना देना है, तो आप थोड़े से बड़े बॉक्सेस बना लीजिएगा ताकि डोमेन और रेंज आप उसको स्पेसिफाई कर पाए। तो बच्चों यहाँ पर 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 14 है और फिर 17 है। यहाँ पर 1 है और सिर्फ 1 है और सिर्फ 1। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2 पर उसकी इमेज 1, 5 पे इमेज 1, 8 पे इमेज 1, 11 पे इमेज 1, 14 पे इमेज 1, 17 पे इमेज 1। क्या ये फंक्शन है? आपको भी यस ये फंक्शन है क्योंकि सारे x पे डिफाइंड है। ठीक है ना, जैसे बच्चों मैंने अभी बताया ना कि -1 पे भी 1 आ सकता है, 1 पे भी 1 आ सकता है, तो फंक्शन तो है ना x²। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो ये फंक्शन हो गया बच्चों, यस हो गया इसका आंसर। उसके बाद उसी तरह से देखिए बच्चों सेकंड वाला पार्ट, और बच्चों यस हो जाए तो आप उसकी डोमेन और रेंज खुद से लिख लीजिएगा, ये काम आपका होगा। फिर डोमेन आप लिख लेंगे ना, कहाँ है डोमेन? क्योंकि सर जो डोमेन है वो ये है और जो रेंज है वो ये है। तो डोमेन को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप सेट ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मींस 2, 5, 8, 11, 14 और 17। और रेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मींस वो क्या है 1। चलिए बच्चों फिर से आप एरो डायग्राम से समझते हैं तो आप एरो डायग्राम से ही करिए। ये बच्चों अगेन मैंने एरो डायग्राम बना दिया। क्या क्या आ रहा है डोमेन में? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आइए बच्चों कॉपी करते हैं। 2 पर इमेज क्या आ रही है? 1। 4 पे इमेज क्या आ रही है? 2। 6 पे इमेज क्या आ रही है? 3। 8 पे इमेज क्या आ रही है? 4। 10 पे इमेज क्या आ रही है? 5। 12 पे इमेज क्या आ रही है? 6। 14 पे इमेज क्या आ रही है? 7। तो ये क्या फंक्शन है? क्योंकि यस ये सर फंक्शन है, और फंक्शन है तो उसकी आप डोमेन भी लिख सकते हैं और रेंज भी लिख सकते हैं। ये हो गई बच्चों डोमेन और ये हो गई रेंज। तो डोमेन कैसे लिखेंगे? which is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और रेंज कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हो गई रेंज। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है अच्छी तरीके से। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। अगर थर्ड वाला पार्ट फंक्शन होगा तो उसकी भी हम डोमेन और रेंज आपको समझाएंगे। तो थर्ड वाले पार्ट की तरफ अभी हम लोग मूव किए हैं, जरा थर्ड वाला पार्ट समझिएगा। ये है सेकंड क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, उसका हम थर्ड पार्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखते रहिएगा अभी भी। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 3 और यहाँ पे लिखा है 5। 1 की इमेज क्या आ रही है? 3। अगेन 1 की इमेज क्या आ रही है? 5। तो तुम समझ गए यार x इक्वल टू 1 पर दो वैल्यूज कैसे पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल था कि x इक्वल टू 1 और -1 पर वैल्यू सेम हो जाए, लेकिन x इक्वल टू 1 पर 3 भी आ जाए, 5 हो जाए, ऐसा कोई फंक्शन तो नहीं हो सकता। तो ये 2 पर 5 आ गया। तो बच्चों ये एरो डायग्राम गलत इंटरप्रेट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। अगर बच्चों फंक्शन नहीं है तो फिर हम इसकी डोमेन और रेंज डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया कि किस तरह से डोमेन और रेंज को हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग के पास कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है डज द ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन, डज द ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन। दो ग्राफ बच्चों आपके पास गिवन है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक ग्राफ ये
बच्चों ये फंक्शन है कि नहीं, इसको हम लोग जस्टिफाई करने के लिए बेसिकली हम लोग एक पढ़ाते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट ये कहता है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और स्ट्रेट लाइन ग्राफ को अगर दो जगह पर इंटरसेक्ट करते, ये देखो एक यहाँ किया और एक यहाँ किया, ये समझ में आया? वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब क्या हुआ, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी और ड्रॉ करने पर उसने कहीं पे भी अगर क्या कर दिया, ग्राफ को दो जगह कट कर दिया, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। और ये बच्चों होना भी फंक्शन नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि मान लो बच्चों यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 पर उसकी वैल्यू 2 भी आ रही है और -2 भी आ रही है, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। लेकिन बच्चों अगर हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट करें, कहीं पे भी हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करें, तो हर वर्टिकल लाइन जो होगी ग्राफ को एक ही जगह कट करेगी। आप कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो ग्राफ को एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब ये फंक्शन है। ये बात समझ में आई कि फंक्शन को चेक करने के लिए अगर फंक्शन का ग्राफ आपके पास डायरेक्टली गिवन है, तो आप वर्टिकल लाइन टेस्ट फंक्शन को चेक कर सकते हैं। समझ में आया? फिर से देखो बच्चों, मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ कि फंक्शन है कि नहीं है। यहाँ पे देखियो बच्चों, फिर से वर्टिकल लाइन अगर हम टेस्ट करेंगे तो ग्राफ को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? नो। फिर से देखो, फिर से बच्चों हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो वो ग्राफ को दो जगह कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देगा। इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं। लेकिन बच्चों अगर हम फिर से वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो वर्टिकल लाइन टेस्ट करने से वो वर्टिकल लाइन कहीं पे भी, वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब ये फंक्शन है। अगेन बच्चों और भी देखिए फोर्थ पार्ट वाले में अगर आप ध्यान देंगे तो फोर्थ पार्ट वाले में वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको देखना है। जरा ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल लाइन टेस्ट। इधर ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2 मिनट जरा। चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों ये वाला एक पॉइंट हो, ध्यान दीजिएगा ये वाला पॉइंट, समझ में आ रहा है? ये वाला पॉइंट मान लो ये पॉइंट है -1, ये पॉइंट आ रहा है 1। तो बच्चों अगर हम देखते हैं कि x इक्वल टू 1 पर उसकी वैल्यू क्या है, तुम कहोगे x इक्वल टू 1 पर उसकी वैल्यू, सर जरा ध्यान से देखिएगा। इधर सब बच्चे ध्यान देंगे क्या? इधर ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, होपफुली आपने अब तक ग्राफ प्लॉट कर लिया होगा। तो आपने बच्चों यहाँ पे ध्यान दिया, जब मैंने x इक्वल टू 1 लिखा तो x इक्वल टू 1 पर उसकी वैल्यू क्या आपको नजर आ रही है? आप उस पर कंफ्यूज नहीं हो रहे हो बताने पे? देखिए x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पर देखो उसकी वैल्यू बच्चों 2 भी कह सकते हो, और सेम x इक्वल टू 1 पर देखो उसकी हाइट 4 भी आ रही है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर वो वैल्यू 2 भी दे सकता है और वो वैल्यू 4 भी दे सकता है। सिमिलरली x इक्वल टू -1 पर उसकी वैल्यू 2 भी आ सकती है। x इक्वल टू -1 पर अगर हम उसकी हाइट बढ़ा दें तो वैल्यू 4 भी आ सकती है। तो इसका मतलब बच्चों ये फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि एक x पर दो वैल्यूज कैसी पॉसिबल है? इसलिए बच्चों ये फंक्शन आपका नहीं हुआ। ये बात आपको ध्यान देनी है। इधर ध्यान दीजिएगा। फिफ्थ पार्ट में, फिफ्थ वाले पार्ट में बच्चों जब आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो वर्टिकल लाइन टेस्ट ग्राफ को एक ही जगह क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये फंक्शन है। ये फंक्शन आपका क्या है? ठीक है बच्चों। तो बच्चों वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को दो जगह इंटरसेक्ट कर देती है तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये बात मेरे ख्याल से सारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। क्या बात सारे बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई है? देखिएगा अब बच्चों हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन करने वाले हैं। वो क्वेश्चन नंबर है थर्ड। जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड को पूरी तरह से सारे बच्चे पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सारे बच्चे पहले पूरी तरह से पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ना स्टार्ट करें बच्चों। देखते हैं। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, जरा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है सेट ए में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी में है 1 5 9 11 15 16। तो बच्चों अगर आपके पास सेट डिफाइंड हो जाते हैं तो बेसिकली आप उन सेट्स को बना ही लिया करिए सीधा सीधा, जैसे मैंने आपको बना दिया। तो ये बच्चों आपकी हो गई डोमेन, ये बात समझ में आई। और ये हो गई आपकी रेंज। तो रेंज के सारे एलिमेंट्स मैं आपको लिख करके दे देता हूँ। तो क्या आ रहा है
1,5, ठीक है, 2,9, ठीक है, 3,1, ठीक है, 4,5, ठीक है, 2,11, ठीक है। तो पूछ रहा है बच्चों क्या ये फंक्शन है कि नहीं, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, ये आपको जस्टिफाई करना है। तो बच्चों मेरे हिसाब से तो ये फंक्शन नहीं कहलाए, क्योंकि x इक्वल टू 2 पर इसने दो वैल्यू अटेंड कर ली। x इक्वल टू 2 पर उसकी वैल्यू 9 भी आ रही है ऑन वन टाइम, और x इक्वल टू 2 पर उसी टाइम पे उसकी वैल्यू 11 भी आ रही है। इसका मतलब ये तो बच्चों पॉसिबल ही नहीं है। तो कौन से एलिमेंट्स की वजह से पॉसिबल नहीं है? एक ये हो गया आपका 2,9, और दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया 2,11। इन दोनों की वजह से तो पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो बच्चों ये फंक्शन नहीं हुआ। तो पूछ रहा है आर द फॉलोइंग ट्रू, f is a relation from a to b। कहोगे yes, f is a relation from a to b, ये तो हम कह सकते हैं, this is a true, ये हम कह सकते हैं f is a relation from a to b। फिर लिखा है f is a function from a to b। no, f फंक्शन नहीं है a to b, लेकिन हम f को क्या कह सकते हैं, रिलेशन जरूर कह सकते हैं, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का सबसेट हो सकता है। तो बच्चों ये एक सबसेट तो है, तो ये रिलेशन हुआ, लेकिन ये फंक्शन नहीं हुआ। जब ये फंक्शन बच्चों नहीं हुआ तो आप इसका आंसर क्या लिख देंगे, पहले पार्ट का आंसर यस, दूसरे पार्ट का आंसर नो। तो आई थिंक बच्चों आप समझ तो गए होंगे किस तरह से क्वेश्चंस मैंने कर दिए। तो एक्सरसाइज 11 के सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। तो 1 2 3 4 5, जरा नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास 6 7 8। तो 6 7 8 बच्चों क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, आप इसको अटेम्प्ट करिए और बहुत इजी वे में आप कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को करने की मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे आपके पास fx लिखा हुआ है, तो fx में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 टाइम्स fx आ जाए, और f ऑफ 2x निकालना है, तो जहां जहां x है उसको 2x से रिप्लेस कर दीजिए। दैट मीन्स बच्चों आपकी इक्वेशन बनेगी 2x का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स fx। fx क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये बच्चों आपका रिलेशन बन गया। तो आपने क्या रिलेशन बना दिया, f ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स fx। अब बच्चों इस रिलेशन को आप सिंपलीफाई कर लीजिएगा, आपके पास x की वैल्यूज निकल करके आ जाएंगी। क्या आएंगी x की वैल्यू, सॉल्व करिएगा, x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आ जानी चाहिए। उसके बाद बच्चों आपके पास फंक्शन है x स्क्वायर। फंक्शन आपके पास x स्क्वायर गिवन है और आपको एक वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए कह रहा है। तो वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए 1.1 की जरूरत पड़ेगी, तो 1.1 का स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। f ऑफ 1.1 का मतलब क्या हुआ, 1.1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.21। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो मेरे ख्याल से f ऑफ 1.1 आप लिख लेंगे, f1 भी आप लिख लेंगे। f1 तो बच्चों 1 ही हुआ, ठीक है। तो ये बेसिकली बच्चों क्या आ जाएगा, f ऑफ 1.1, f ऑफ 1.1 का मतलब कितना हुआ, 1.21 माइनस f1, f1 इज 1 होल डिवाइड बाय 1.1 माइनस 1 व्हिच इज 0.1। तो बच्चों इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना आ रहा है बच्चों, 2.1 नियर अबाउट आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास गिवन है सेट ए आपके पास गिवन है, सेट बी आपके पास गिवन है, कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। तो चलिए बच्चों, तो फंक्शन ए टू बी आपको बताना है, इसमें से कौन है और कौन नहीं है। ये तो बच्चों आप जस्टिफाई कर ही लोगे। फंक्शन को बताने के लिए आप क्या करिएगा, सेट ए बना लीजिएगा, सेट बी बना लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा एलिमेंट्स डिफाइंड है कि नहीं है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को पूरा कॉपी करके उसका आंसर यस नो में पूरा ही दे देता हूं, जस्ट वेट करिएगा। आइए, तो ये हो गया बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों इसको किस तरह से करना है। सबसे पहले आप सेट ए बना लीजिए, फिर आप सेट बी बना लीजिए। ठीक है, क्या लिखा है, डोमेन हो गई 1 2 3 4, इसमें हो गया 1 6 8 11 15। चलिए बच्चों डोमेन और रेंज दोनों आपको डिफाइन कर दी गई है। अब आप सीधा सीधा हमको बताइए कि इसमें कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। जैसे हम फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन करते हैं, 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 6 आ रहा है, 3 पे 8 आ रहा है, 4 पे 8 आ रहा है, 3 पे 8
4 पे 8, तो ये फंक्शन है? कहोगे यस सर फंक्शन है। फिर से हम लोग बच्चों चेक करते हैं दोबारा एरो डायग्राम, तो पुराने वाले एरो डायग्राम हटा देते हैं और सेकंड वाले के लिए फिर से चेक करते हैं। आइए 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 6 आ रहा है, 3 पे 15 आ रहा है। इसका मतलब ये बच्चों फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये x इक्वल टू 4 पे डिफाइंड नहीं है, तो ये आंसर हो गया नो, ये फंक्शन नहीं है। अब हम फिर से बच्चों ये एरोज हटा देंगे, दोबारा एरो लगाएंगे। 1 पे 6 है, 2 पे 6 है, समझ में, 3 पे 6 है एंड 4 पे भी 6 है, तो फंक्शन है। यस बच्चों ये फंक्शन है, तो हम इस पे यस लिख देंगे। फिर से हम एरो डायग्राम हटा देंगे। चलिए दोबारा देखते हैं। 1 पे 1 है, 2 पे 6 है, 2 पे 8 है, ये तो बच्चों फंक्शन नहीं हो पाया। 2 पे 6 भी और 2 पे 8 भी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 2 पे 6 भी वैल्यू आ जाए और 2 पे 8 आ जाए? तो बच्चों ये तो यहीं पे भी फंक्शन नहीं है, तो उसका आंसर हम यहीं पे लिख देंगे नो। क्या लिख देंगे? नो। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं बच्चों। 1 पे 1 है, 2 पे 8 है एंड 3 पे 11 है एंड 4 पे 15 है, ये फंक्शन है? चेक करिए, क्योंकि यस सर ये फंक्शन है। यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपके मैंने आपके फिनिश कर दिए और रे डायग्राम को फाइनली हटा दिया। तो बच्चों ये जो एरो डायग्राम होता है ये क्वेश्चंस को हेल्प करने में बहुत हेल्प करता है, क्वेश्चन को करने में बहुत हेल्प करता है। तो बच्चों यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 11 पूरी तरह से फिनिश हो गई है, तो आप एक्सरसाइज 11 के सारे क्वेश्चंस अब आप कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।